चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका परिचय, इंट्रोडक्शन, कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो परिचय में हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये पहला हुआ। सेकेंड में आ जाएगा मिस्र की सभ्यता। थर्ड में आ जाएगा सुमेर की सभ्यता। और फोर्थ में आ जाएगा बेबीलोन की सभ्यता। और 5 में आ जाएगा हमारा हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि विश्व में 4 सभ्यता विकसित हुई थी। उसी तरीके से हमारे देश इंडिया में एक हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। दुर्भाग्यवश है कि आज ये सभ्यता हमारे देश में नहीं है। जब भारत का विभाजन 1947 में हुआ, उस समय ये क्षेत्र हमारा बट करके पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे किसी भी सभ्यता, विश्व में चाहे जितनी भी प्रकार की सभ्यता हो, उस सभ्यता का विकास किस स्थान पे हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले मेसोपोटामिया, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है। और विश्व में जितनी भी सभ्यता का विकास हुआ, वो सभी सभ्यता का विकास नदी घाटी के किनारे हुआ। ठीक है, इसी तरीके से मेसोपोटामिया को 2 नदियों के बीच की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि ये 2 नदियों, जैसे कि एक नदी मान लिया जाए कि यहाँ पे एक नदी है, एक नदी यहाँ पे है, ये दोनों नदी आगे अपनी दिशा की ओर बढ़ रही है। और ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को, बीच वाला जो क्षेत्र को बोला जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे हड़प्पा सभ्यता की ओर। तो हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे कि जब खुदाई चल रही थी 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा लाहौर से, कहाँ से, लाहौर से कराची के बीच, ठीक है, रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक को बिछाई जा रही थी। उसी समय इन्हें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का कुछ अवशेष मिला। ठीक है, जब इन्हें अवशेष मिला तो अवशेष मिलने के बाद ये सभ्यता को उस स्थल की खुदाई करना प्रारंभ किए। और इस सभ्यता का मुख्य रूप से, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य रूप से खोजकर्ता दयाराम साहनी को माना जाता है, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारे नगर मिले थे, जैसे कि मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, बनावली, धोलवीरा। ठीक है, ये सब बहुत सारे क्या कि इसके अंतर्गत में नगर मिले। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, इंट्रोडक्शन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे पुरातत्व क्या होता है। ठीक है, तो पुरातत्व को हम क्या करेंगे कि इसको 2 भागों में बांट देंगे। ठीक है, अब 2 भाग में बांटेंगे। पहला हमारा आ जाएगा साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और दूसरा में आ जाएगा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, क्योंकि ये 2 स्रोत के माध्यम से हम किसी भी कालखंड के बारे में सही तरीके से हम जानकारी प्राप्त कर पाते हैं।
तो सबसे पहले हम साहित्यिक की ओर जाएंगे, साहित्यिक स्रोत की ओर जाएंगे कि आखिर साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत किन किन बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे जिससे किसी भी कालखंड या किसी भी समय के बारे में या प्राचीन काल के बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी प्रकार की ग्रंथ की बात करेंगे, जैसे कि ग्रंथ में हमारा आ जाएगा महाकाव्य, ठीक है, रामायण, गीता, कुरान या फिर अन्य विद्वानों के द्वारा लिखा गया कुछ भी ग्रंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या कि जैसे कि बौद्ध, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो ये धर्म, दोनों धर्मों का जब आविर्भाव हुआ तो जो भी उस समय में हमारे समाज में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही थी, उस सारी घटनाओं का वर्णन ये सब महाकाव्यों से मिलता है। अगर ये सब महाकाव्य को पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी विशेषता कि हमारी समाज में जिस प्रकार से लोग रहते थे, ठीक है, जिस प्रकार से जो कल्चर सोसाइटी हमारे समाज है, इससे जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत का। तो पुरातात्विक स्रोत में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि खुदाई से प्राप्त, जो भी खुदाई से प्राप्त साक्ष्य होता है उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए सिक्का, अगर सिक्का प्राप्त होता है तो सिक्का, जैसे कि मान लिया जाए किसी भी सम्राट का अगर सिक्का प्राप्त हो जाता है, चाहे मुगल काल हो, दिल्ली सल्तनत हो या फिर अन्य किसी काल का, तो उस सिक्का से हम लोग ये अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि वो किस काल का सिक्का है, ठीक है। और किस काल के सिक्का होने के साथ साथ किसी शासक के बारे में भी जानकारी प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत सारे सिक्कों पर शासक को जो चीज़ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता था उसको सिक्कों पर वो अंकित करवा देता था, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, खिलौना, ठीक है। बहुत सारे पहले खिलौने का भी जब खुदाई हुआ तो खुदाई के बाद बहुत सारे इतिहासकारों ने खिलौने पर भी रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया कि वहाँ पे बहुत सारे मिट्टी का खिलौना या फिर अन्य प्रकार की खिलौना देखने को मिला, जिस खिलौने के आधार से यह साफ स्पष्ट हो जाता है कि वे सारे चीज़ उस समय लोग उपयोग करते थे, ठीक है। थर्ड में आ जाएगा क्या, बर्तन, ठीक है। बर्तन में क्या था कि बहुत सारे लोग बर्तन का प्रयोग करते थे, तो कौन सा बर्तन का किस रूप में प्रयोग किया जाता था, बर्तन से इसकी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे हम लोग। इसी के अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कार्बन C14 विधि, ठीक है। तो कार्बन C14 विधि एक ऐसा विधि है कि जिससे किसी भी पुरातात्विक स्रोत, चाहे वो सिक्का हो, खिलौना हो, मिट्टी का बर्तन हो, ठीक है, या फिर अन्य कुछ भी अवशेष, या भी ये भी हो सकता है कि जब पहले जीवाश्म मिलता था, मनुष्य की हड्डी या फिर जो लोग पशु पालते, चाहे वो बकरी हो, भेड़ हो, कुत्ता हो या फिर अन्य प्रकार के पशु, उनकी जब अवशेष मिलती है, कुछ कंकाल मिलती है, ये C14 विधि के माध्यम से उनकी कंकालों को जांचा जाता है, ठीक है, और एक अनुमान लगा जाता है कि ये कितना वर्ष ये पुराना साक्ष्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता नगरों से प्राप्त वस्तुएं। हड़प्पा जैसे बता चुके थे इंट्रोडक्शन में कि हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे नगर प्राप्त हुए, जैसे कि हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था, बनावली था, ठीक है। तो इसमें जितने भी नगर प्राप्त हुए थे जिसमें से सबसे पहला नगर हमारा है हड़प्पा, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि हड़प्पा से आखिर किन किन वस्तुएं प्राप्त हुई है, ठीक है। तो हड़प्पा सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे ठोस गाड़ी की पहिए क्या प्राप्त हुआ है, ठोस गाड़ी की पहिए,
ठीक है। अब देखिए ठोस गाड़ी की पहिए ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि उस समय लोग गाड़ी का प्रयोग करते होंगे। ठीक है, तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि जब गाड़ी का लोग प्रयोग करते होंगे तो स्वाभाविक है कि लोग व्यापार करने के लिए करते होंगे। ठीक है, और इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि उस समय क्योंकि हड़प्पा सभ्यता हमारी बहुत ज़्यादा विकसित सभ्यता थी और विकसित सभ्यता होने के कारण वहाँ के लोग काफ़ी समृद्धशील थे। ठीक है, लोग अपने आप में आत्मनिर्भर थे। ठीक है, नेक्स्ट 37 कब्रिस्तान। कब्रिस्तान मिला। कब्रिस्तान में क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, या फिर यहाँ से ये भी साक्ष्य मिलता है कुछ लोगों को खुले मैदानों में फेंक भी दिया जाता था, क्योंकि उन लोगों का मानना होता था या भावना होता था कि अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो अगर इसको हम मिट्टी के अंदर दफना देते हैं तो उससे क्या होता है, वो व्यर्थ हो जाता है। अगर उसे खुले मैदानों में या पेड़ों में लटका दें या फिर नदी या तालाब में उसे डाल दें तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे जीव जंतु क्या कर सकते हैं, अपने पेट भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से थर्ड में मिला क्या, लकड़ी का यहाँ से हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, जब लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है मतलब इसका आज हम लोग लकड़ी का हल जो होता है इसका प्रयोग करते हैं खेत की जुताई करने के लिए, यानी उस समय लोग खेत की जुताई करने के लिए लकड़ी का हल का प्रयोग करते होंगे। ठीक है, यहाँ से एक और चीज़ मिला क्या कि सबसे बड़ी विशेषता गेहूँ, जौ और गेहूँ की खेती। ठीक है, यानी इसको लोग बोल सकते हैं यहाँ पे भूसा मिला है। ठीक है, तो यानी वहाँ पे लोग जौ और गेहूँ दोनों प्रकार की खेती करने का काम करते होंगे, तभी तो वहाँ पे से भूसा मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो का। देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से आखिर किन किन वस्तुएं प्राप्त हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो में देते हैं कि सिंधी भाषा का। ठीक है, सिंधी भाषा का अर्थ है जिसको बोला जाता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, इसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां से 1398 मुहरे मिले हैं, पुजारी का सिर मिला है। ठीक है, और यहां से सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि सूती कपड़ा, यानी उस समय लोग सूती कपड़ा का प्रयोग करते होंगे, सूती का कपड़ा। ठीक है, इसका पूरा अवशेष नहीं मिला लेकिन एक टुकड़ा मिला है। ठीक है, जिसके आधार पर एक यहाँ अनुमान लगाया जाता है कि उस समय लोग सुई सिले हुए वस्त्र भी पहनते थे। और नेक्स्ट है पानी का जहाज, वहाँ से पानी का जहाज मिलता है। जिससे पानी का जहाज मिलने से यार हम लोग देख रहे थे कि जब हड़प्पा सभ्यता देख रहे थे तो उस समय हम लोग देख रहे थे कि वहाँ से क्या ठोस पहिए वाली गाड़ी का अवशेष मिला। तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पे जल मार्ग एवं स्थल मार्ग दोनों मार्गों से क्या होता था कि व्यापार होता था। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बात करेंगे हम लोग चान्हूदड़ों। ठीक है, चान्हूदड़ों से सबसे बड़ी चीज क्या मिलता है, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने के कारखाना वहां पे यानी लोग सिक्का ढालने का काम करते होंगे। पीतल की बत्तख, ठीक है, पीतल की बत्तख मिला है। और मिला है वहां से सबसे बड़ी चीज क्या है कि तराजू मिला है। ठीक है, बैलगाड़ी मिला है। ठीक है, ये सब चीज मिला है वहां से। तो ऐसे साफ स्पष्ट हो जाता है कि बैलगाड़ी, तराजू, यानी तराजू का जिस प्रकार से आज हम लोग वर्तमान समय में किसी भी वस्तु को तौलने के लिए या नापने के लिए प्रयोग करते हैं, उस समय लोग भी इसका उपयोग करते होंगे। लेकिन ये तराजू जो बनाया जाता था वो हाथी, ठीक है, हाथी का दांत का बनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद बैलगाड़ी, तो ये तो हम लोग देख चुके थे बैलगाड़ी मेरा, आखिर बैलगाड़ी से लोग स्वाभाविक है एक वस्तु को दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए या फिर ले आने के लिए उसका उपयोग करते होंगे। थर्ड है क्या
कालीबंगा। ठीक है, अब हम लोग कालीबंगा में देखेंगे क्या कि यहां से अग्निकुंड मिला है। ठीक है, अग्निकुंड मिला है, बेलनाकार मोहरे मिले हैं। देखिए अग्निकुंड मतलब इसे साफ स्पष्ट हो जाता है, जिस तरीके से आज हम लोग हवन कुंड बोल सकते हैं या फिर इसको अग्निकुंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से लोग आगे करने का भी काम करते होंगे। ठीक है, बेलनाकार मोहरे यानी पूर्ण रूप से वहां पे जो मोहरे मिले हैं वो गोल प्रकार से मिले हैं। ठीक है, और तांबे की मूर्ति, तांबे की जो बैल होती है, ठीक है, तांबे की बैल की मूर्ति मिली है, तांबे की बैल की मूर्ति मिली है। ठीक है, और सबसे अच्छी वहां विशेषता लकड़ी का नाली मिला है। हम लोग जब बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, जब नगर व्यवस्था की बात करेंगे, नगर नियोजन की बात करेंगे, तो उस नगर नियोजन में ये जो नाली व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे कि मान लिया जाए कि हमारा मुख्य मार्ग हो गया, मुख्य सड़क हो गया। ठीक है, अब ये मुख्य सड़क होने के बाद मान लिया जाए कि इधर घर बसा हुआ है, इधर पूरा दोनों तरफ क्या हुआ है कि शहर बसा हुआ है। अब शहर बसा हुआ है तो क्या होता था कि सड़क के दोनों की ओर ये जो है इसको नाली बनाया जाता था इस तरह दोनों की ओर। ठीक है, अब क्या होता था कि छोटा मोटा ये जैसे घर होता था, शहर बसा हुआ, तो प्रत्येक के घरों से, चाहे वो रसोई हो, स्नानागार हो, ठीक है, इससे जो भी पानी निकलता था वो छोटी मोटी नलियों से, चाहे वो लकड़ी का नाली हो या फिर सिर्फ उसी तरीके से नाली, ये बड़े नालों में निकल करके क्या होता था, पानी शहर से बाहर की ओर चला जाता था। ठीक है, और यहां से एक और मिला है नक्शीदार ईंटें मिले हैं। ठीक है, अगर हम वहां ईंटें की बात करें तो ईंटें वहां पे दोनों प्रकार की ईंटें, पहला मिला है कच्चे ईंटें, ठीक है, और दूसरी तरफ मिला है पक्के ईंटें। ठीक है, यानी उस समय लोग दोनों प्रकार के ईंटें का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब वहां जैसे घर की बात करें तो घर भी 1 से 2 मंजिला का मिला। ठीक है, और वहां की अगर हम सड़क व्यवस्था की बात करें तो सड़क व्यवस्था जो थी वो प्रत्येक सड़क अपनी समकोण पर कटती थी, 90 डिग्री के कोण पर कटती थी। एक मुख्य मार्ग होता था और बाकी जिस तरीके से आज हम लोग देखते हैं कि एक मुख्य मार्ग होता है, उसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों से जोड़ने के लिए एक गली होता है। ठीक है, उसी तरीके से वहां पे इस प्रकार की व्यवस्था थी। ठीक है, यहां से जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। और सबसे बड़ी विशेषता जो आज हम लोग देखते हैं, भूकंप के अवशेष मिले हैं, प्राचीन अवशेष मिले कि उस समय भी हड़प्पा सभ्यता में भूकंप आता होगा। ठीक है, जब इसका हम लोग पतन की बात करेंगे तो उस समय देखेंगे कि आखिर हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी, फिर भी इस सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक लोथल। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि लोथल जो हमारा क्षेत्र था, नगर था, इस लोथल से किन किन वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले फारस की मोहरें यहां से प्राप्त हुई है, फारस की मोहरें। ठीक है, नेक्स्ट प्राप्त हुआ यहां से धान व बाजरे की खेती की प्रमाण, धान व बाजरे की खेती का प्रमाण। यानी इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि उस समय वहां पे लोग धान और बाजरा दोनों फसल की खेती करते थे। ठीक है, साथ ही साथ वहां पे आटा पीसने का चक्की भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग बताए थे नेक्स्ट टॉपिक में कि वहां पे लोग जौ और गेहूं दोनों फसलों का उत्पादन करते थे। तो उत्पादन करने का मतलब जो गेहूं जो होता उसे लोग आटा पीसने का प्रयोग करते थे और आटा पीसने के बाद लोग अपने उसका सेवन करने का काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बनावली।
ठीक है। तो बनावली में देखें क्या कि यहां से क्या है, चक्राकार अंगूठी, अंगूठी प्राप्त हुआ है, चक्राकार। ठीक है, जो अंगूठी था वो चारों तरफ से इस तरीके से बनाया जाता था। ठीक है, जो आप लोग वहां पे अंगूठी पहनने का प्रयास करते थे। ये तो हमारा मुख्य रूप से देखा जाए तो आभूषण में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये आभूषण में आ जाता है तो हम आभूषण की बात करें तो आभूषण वहां पे चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, दोनों वर्ग के लोग आभूषण के काफी शौकीन थे। जब इसकी सामाजिक स्थिति को बताएंगे उस समय उसको बताएंगे कि इस तरीके से आभूषण का शौकीन थे। ठीक है, और इस साथ ही साथ किन किन प्रकार के आभूषणों का लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, यहां से नाक और कान की, ठीक है, नाक और कान की बालियां भी प्राप्त हुई है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि मछली पकड़ने का, मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आज यहीं पर रहने देते हैं।